नमस्कार साथियों। आज मैं फिर से पारसी धर्मशाला लेकर आपके सामने आ बैठा हूं। पंकज स्वामी की लिखी हुई इस कहानी के माध्यम से जबलपुर में जो पारसी समुदाय है उसके बहाने भी देश देशांतर में जो पारसी समुदाय की दशा और दिशा है उस पर एक पड़ताल की गई है इस कहानी में। मीनू श्रॉफ जो एक शख्स है, पारसी है और जबलपुर के पारसी धर्मशाला में वो रहते हैं और वहीं से डिलाइट टॉकीज जहां भी वो काम करते रहते हैं वहां आते जाते हैं। तो आइए दूसरे एपिसोड में देखते हैं मीनू श्रॉफ आगे क्या अपनी दास्तां बयां करते हैं पंकज स्वामी के शब्दों में। तो मीनू श्रॉफ काम निपटाकर पारसी धर्मशाला से वापस डिलाइट टॉकीज दोपहर में 2:30-3 बजे तक पहुंच जाता। डिलाइट टॉकीज पहुंचकर उसका सुबह का क्रम एक बार फिर शुरू हो जाता। मतलब एक दुकान से दूसरी दुकान में जाना और लोगों से अलग अलग मुद्दों पर बात करना। ऐसी एक दिनचर्या में उसकी बहस एक दुकान में सामान खरीदने आए ग्राहक से हो गई। बहस का मुद्दा था मोबाइल में तैर रही अश्लील फिल्मों की क्लिपिंग्स। दोपहर का समय था, इसलिए जनरल स्टोर्स में एक ही ग्राहक था। दुकानदार भी फुर्सत में था। बहस में मीनू श्रॉफ इस बात से क्षुब्ध था कि छोटी छोटी उम्र के बच्चों के साथ ग्रामीण लोग भी मोबाइल के कारण अश्लील फिल्मों की क्लिपिंग्स के जाल में उलझ गए हैं। दुकानदार ने मीनू को छेड़ने की दृष्टि से कहा, मीनू भाई, डिलाइट टॉकीज ने भी इस प्रदूषण को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसमें आपकी तो मुख्य भूमिका रही है। मीनू उसकी बात को समझ नहीं पाया। उसने पूछा कि भला अश्लील फिल्मों की गंदगी फैलाने में उसकी प्रमुख भूमिका कैसे हो गई। दुकानदार ने कहा कि मीनू भाई, आखिरी में तो डिलाइट टॉकीज में फिल्मों के नाम पर सिर्फ अश्लील फिल्में ही तो जोड़कर दिखाई जाती थीं और लोगों को दिखाने वाले आप ही तो थे। उस समय मीनू अपने आपे से कितना बाहर हो जाएगा इसकी कल्पना दुकानदार ने भी नहीं की थी। मीनू श्रॉफ चिल्लाकर बोला, साईं, डिलाइट टॉकीज में जब अश्लील फिल्मों को जोड़कर दिखाया जाने लगा तो मैं मालिकों के इस निर्णय से सहमत नहीं था। सभी शो में विरोध स्वरूप बाहर रहता और फिल्में विजय और राघवेंद्र ही चलाते थे। साईं, तुम नहीं जानते होगे, बर्ट रेनॉल्ड्स, जैक निकोलसन, जॉन ट्रेवोल्टा, माइकल डगलस, ग्रेगरी पैक्लिंट, ईस्टवुड, अल पचिनो, रॉबर्ट डिनीरो, डॉस्टिन हॉफमैन, हैरिसन फोर्ड, सीन कॉनरी, ओमर शेरिफ, सिल्वेस्टर स्टेलोन जैसे एक्टरों की फिल्में चलाई हैं हमने। अमिताभ, धर्मेंद्र, सलमान, आमिर, शाहरुख का नंबर तो इनमें लगता ही नहीं। क्या मैं हॉलीवुड के इतने बड़े एक्टरों की फिल्में दिखाने के बाद साउथ की गंदी और ब्लू फिल्में दिखाऊंगा? क्या मैं इतना नीच हूं? मीनू ने ग्राहक से कहा, मैं आपको पहचानता नहीं, लेकिन बताना चाहूंगा, हटारी, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, स्टार वार्स, एंटर द ड्रैगन, टार्जन और वॉल्ट डिज्नी की कितनी फिल्में चलाई हैं जिसको देखने के लिए बच्चों से डिलाइट टॉकीज ठसाठस भर जाती थी। दुकानदार और ग्राहक को इतना सब कुछ सुनाने के पश्चात शांत स्वभाव का मीनू श्रॉफ तमतमाते हुए वहां से निकलकर कपड़े प्रेस करने वाले पहलवान की दुकान पर आकर बैठ गया। वह वहां बहुत देर तक बैठा रहा। शाम होते होते उसका वापस जाने का समय हो गया। नित्य प्रतिदिन की तरह मीनू श्रॉफ रात का खाना खाने मनमोहन होटल पहुंच गया। खाना खाते समय भी रोज की तुलना में आज वह चुप ही रहा। अगले दिन सुबह मीनू श्रॉफ तेजी से साइकिल चलाते हुए डिलाइट टॉकीज पहुंचा। जैसा कि प्रतिदिन होता था, उसकी शुरुआत पहलवान की दुकान से हुई। पिछले दिन की अपेक्षा वह आज सामान्य दिख रहा था। चाय पीकर मीनू नन्हे की फुटपाथ में सजी अखबार बेचने की दुकान में पहुंच गया। वहां पहले से कई लोग खड़े या उकड़ कर बैठकर फ्री में
अपनी पसंद का अखबार पढ़ रहे थे। मीनू ने पहले तो स्थानीय हिंदी का एक अखबार उठाया और पास में रखे बड़े पत्थर पर बैठकर पढ़ने लगा। इस दौरान एक दो स्थानीय अखबार और पढ़ लिए। लोगों द्वारा पढ़कर छोड़े गए अखबारों को नन्हे करीने से रख रहा था। अचानक मीनू की नजर वहीं रखे एक अंग्रेजी अखबार पर पड़ गई। उसने अंग्रेजी अखबार को उठाकर उलटना पलटना शुरू किया। जैसे ही मीनू ने अखबार को पीछे की ओर मोड़ा तो उसकी नजर एक बड़े विज्ञापन पर गई। वह विज्ञापन जियो पारसी अभियान से संबंधित था। मीनू ने विज्ञापन को पूरा पढ़ा तो उसे समझ में आया कि सरकारी विज्ञापन अभियान का मकसद पारसी पुरुषों और महिलाओं को तेजी से शादी करने और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करना है। मीनू को विज्ञापन भद्दा और आपत्तिजनक लगा। विज्ञापन में एक अधेड़ उम्र का राजसी सा मगर उदास व्यक्ति एक काफी ऊंची गद्दी लगी कुर्सी पर बैठकर खोया खोया सा आसमान की ओर निहार रहा है। विज्ञापन में दिए गए फोटो के साथ कैप्शन है, आपके अभिभावकों के बाद पारिवारिक घर के वारिस आप होंगे, आपके बाद यह सब आपके नौकर का होगा। उसे लगा कि विज्ञापन नस्ल भेद, अभिजात्यवाद और वर्गीय श्रेष्ठता का खुला प्रदर्शन नहीं तो और क्या है। वह उस विज्ञापन को झेल नहीं पाया। उसने अनुमान लगाया कि इसका संबंध इस तथ्य से है कि पारसी दक्षिण मुंबई के पास इलाकों के घरों में रहते हैं, न कि उत्तरी भारत के दूर दराज के गांवों में। उसे महसूस हुआ कि यह विज्ञापन अविवाहित व्यक्तियों को तो शर्मिंदा करता ही है, साथ ही उन दंपतियों को भी शर्मिंदा करता है जिनके कम से कम 2 बच्चे नहीं हैं। मीनू को लगा कि विज्ञापन ग्रामीण हरियाणा में एक खाप पंचायत सा है। गांव के बुजुर्गों का यह कंगारू कोर्ट एक आकर्षक विज्ञापन जारी कर रहा है, जिसमें अपनी जात के सदस्यों को आपस में शादी करने और तेजी से बच्चे पैदा करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि समुदाय की घटती आबादी को बढ़ाया जा सके। इस जाति के कई सदस्य जमींदार हैं, जिनके पास काफी जमीन है। वह सोचने लगा कि कल्पना को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो यह विज्ञापन अधेड़ उम्र के अविवाहित और संतानहीन जमींदार को अविवाहित रहने से होने वाले नुकसानों की चेतावनी देते हुए कह रहा है कि अगर वह ऐसे ही रहता है तो उसकी कृषि भूमि का वारिस कोई निचली जाति का मामूली खेत मजदूर बनेगा। मीनू सोचने लगा कि संपत्तियों और रुपयों के नाम पर उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वह कई ऐसे पारसियों को जानता है जिनके पास संपत्तियां भी हैं और वे अविवाहित भी हैं। मीनू ने सोचा कि वह इस विज्ञापन के संबंध में अपने धर्म के वरिष्ठ और शिक्षित लोगों से बात करेगा और इस विषय को गहराई से समझेगा। अगले दिन मीनू शहर में पारसी समाज के सचिव कियरमान बाटलीवाला के पास सुबह सुबह पहुंच गया। उस दिन उसे डिलाइट टाकीज जाने की जल्दी नहीं थी। मीनू उत्तेजित था, इसलिए उसने बिना संदर्भ के कियरमान बाटलीवाला से पूछा, क्या आप जियो पारसी के संबंध में कुछ जानते हैं? कितना आपत्तिजनक विज्ञापन दिया है सरकार ने। बाटलीवाला कुछ समझ नहीं पाए। मीनू ने उन्हें अंग्रेजी न्यूज़पेपर में छपे विज्ञापन के बारे में बताया और पूछा कि आप क्या जियो पारसी अभियान के संबंध में जानते हैं? मीनू की बात सुनकर कियरमान बाटलीवाला कुछ क्षणों तक मौन रहे। उन्होंने धीरे से कहा कि वे इस अभियान के संबंध में सब कुछ जानते हैं। मीनू उनकी बात सुनकर एक बार फिर उत्तेजित होते हुए बोला कि उन्होंने कभी भी इसके बारे में बात क्यों नहीं की। बाटलीवाला कहने लगे, हमारे शहर में अब कौन बचा है जो शादी करेगा? मीनू, क्या तुम इस उम्र में शादी करना चाहते हो? मीनू बाटलीवाला की बात सुनकर झेंपते हुए बोला कि वह शादी नहीं करना चाहता, लेकिन हम सभी को ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन का विरोध करना चाहिए। कियरमान बाटलीवाला ने हंसते हुए कहा, तुम तो एक विज्ञापन से इतने आहत हो गए, तुम्हारी नजर में तो वह विज्ञापन आ गया, इसलिए तुमको जानकारी मिल गई। भाई, जियो पारसी अभियान तो सितंबर 2013 से चल रहा है
और तुम बात कर रहे हो 2018 में, 5 साल बीत गए। सेंट्रल गवर्नमेंट की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने पारसियों की घटती आबादी से चिंतित होकर यह अभियान चालू किया है, समझे। कुछ देर तक केरमान बाटलीवाला के घर की दलान में निस्तब्धता छाई रही। मेरी इस बारे में मुंबई में अपने समाज के कई लोगों से बात होती रहती है। इस प्रोग्राम में आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा किया जाता है। जियो पारसी के कई विज्ञापन जारी हुए हैं। एक विज्ञापन में कंडोम का इस्तेमाल न करने की नसीहत दी गई है। यह भी कहा गया है कि अगर पारसियों ने शादी करके बच्चे पैदा नहीं किए तो जल्द ही पारसी कॉलोनी हिंदू कॉलोनी में तब्दील हो जाएगी। विज्ञापनों में 40 की उम्र के हो चुके उन अविवाहित पारसी पुरुषों का मजाक उड़ाया गया है जो अब भी अपनी मां के साथ रह रहे हैं। इसके अलावा उन महिलाओं पर भी निशाना साधा गया है जो शादी के लिए बहुत ही योग्य पुरुषों की तलाश कर रही हैं। इसके लिए बाकायदा रतन टाटा के नाम का जिक्र भी किया गया है। अब तक 20 से ज्यादा प्रिंट एडवर्टीजमेंट लॉन्च किए गए हैं। कैंपेन में इस बात की भी दरख्वास्त की गई है कि निसंतान पारसी जियो पारसी स्कीम के तहत सरकार से चिकित्सकीय मदद लें। हमारे पारसी समुदाय के इतिहास पर रिसर्च कर रही मुंबई की रहने वाली सिमिन पटेल का तो यह कहना है कि यह विज्ञापन जिस तरह का प्रेशर महिलाओं पर पैदा कर रहे हैं उससे यही लगता है कि महिला का जीवन शादी और बच्चे के बिना अधूरा है। यह बेहद नाराज करने वाली पहल है कि अरमान बाटलीवाला कहते कहते स्वयं उत्तेजित हो गए। उन्होंने मीनू से कहा कि शहर के तुम पहले पारसी हो जिसने यह बात पूछी। फारूक होमजी भी इसके बारे में जानता है और वह भी इस पूरे मामले से बहुत नाराज है। तो दोस्तों, ये पारसी धर्मशाला का दूसरा एपिसोड, किसी और एपिसोड में आगे की कहानी आपको सुनाऊंगा। इस बीच में आप देखिए, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए मेरे पास कुछ किताबें हैं। ये द टाटाज, गिरीश कुबेर की किताब है द टाटाज, ये भी पारसी पर है। एक दूसरी किताब आपके सामने है, ये तो एंग्लो इंडियन पर है। ये देखिएगा, हुई जब पारसी, ये किताब प्रोची एन मेहता की किताब है, हुई जब पारसी। और एक किताब है, आप देखिएगा, ये स्टोरी ऑफ टाटाज। ये भी आप जानते हैं कि टाटा पारसी समुदाय से आते थे और कितना बड़ा काम किया। एक और किताब मुझे मिली है, ये है द पायनियरिंग पारसीज ऑफ कलकत्ता। ये भी प्रोची एन मेहता की किताब है। तो साथियों, आज पंकज स्वामी की कहानी पारसी धर्मशाला के ही बहाने हमने पारसी समुदाय की दशा और दिशा पर एक कहानी के माध्यम से मैं आपके साथ रूबरू हुआ। अगले किसी और एपिसोड में और अब बात आगे बढ़ेगी। अगर आपने लाइफ विद लक्ष्मीकांत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों और साथियों, परिचितों और रिश्तेदारों से भी करवाइएगा। लाइक भी कीजिएगा, अगर पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हर एपिसोड आप तक पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, पारसी धर्मशाला को सुनने के लिए। अगले किसी और एपिसोड में हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।